हेलो दोस्तों। तो आज से हम शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में सबसे पहले शुरू करेंगे जीव विज्ञान, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस में, आरओ एआरओ में। और इसमें सबसे पहले देखेंगे जीव विज्ञान की उपशाखाएं, और इन्हीं उपशाखाओं में से दो प्रश्न जरूर आते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। जीव विज्ञान की उपशाखाएं। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। ये विज्ञान की परिभाषा बताइए, क्यों विज्ञान शब्द कब यूज होता है। और इसे मुख्यतः दो भागों, प्रकृति विज्ञान यानी नेचुरल साइंस और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं, फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है। प्रकृति विज्ञान को, नेचुरल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो पुनः कई शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित होता है। लेमार्क तथा ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसने सबसे पहले बायोलॉजी का यूज़ किया था, शब्द का प्रयोग किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस थे उनका नाम। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं, अब यहीं से प्रश्न बनेगा, तो इन्हें ध्यान से सुनना। और इसको है ना बार बार सुनते जाना, 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, तो अपने आप आपको ये सब याद हो जाएंगे। और इस तरीके से पढ़ना जैसे कि आप कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हो या किसी आप कॉलेज में जा रहे हो, तो आपको है ना ये एक डिपार्टमेंट ढूंढना है। अभी पहला कौन सा डिपार्टमेंट है, पहले डिपार्टमेंट ढूंढना है आपको, जूलॉजी डिपार्टमेंट। इस तरीके से आप याद करना, इमेज बनाना कि आपको जूलॉजी डिपार्टमेंट ढूंढना है और आपको वो जाना है वहाँ पर। तब आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि आप अपने आप ही याद हो जाएगा। जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन, ये जंतुओं का विस्तृत अध्ययन है, क्योंकि जू जू से याद रख लेना, जू में जीव जंतु रहते हैं, इसलिए जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन। बॉटनी, बॉटनी सबको पता होगा, पादपों का अध्ययन होता है इसमें। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, इसमें जीवों या जीव जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन होता है, क्योंकि जीवाश्मिकी है ये, जीवाश्म। पोलियो बायोलॉजी, और शायद ये जीवाश्म ना दें, पैलियो बायोलॉजी दे दे, पैलियो बायोलॉजी। तो भी ध्यान रखना है, जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन है, और जीवों में दोनों आ जाते हैं, जंतु और पादप। पैलियो बॉटनी, पैलियो बॉटनी। अब बॉटनी से तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बॉटनी जो है यानी पादप, और पैलियो, पैलियो का यहीं से आ गया है जो अभी आपने ऊपर देखा, यानी जीवाश्मों का अध्ययन, पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पैलियो बॉटनी। इकोलॉजी, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। इसकी पूरी डिफिनेशन एक बार पूछी गई है एग्जाम में कि इकोलॉजी का से तात्पर्य क्या है। 4 सेंटेंस दे दिए थे, उसमें से कौन सा सही था, सबसे आईएएस में पूछा गया था ये प्रश्न, तो इसलिए ध्यान रखना है। इकोलॉजी होता है सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, इकोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन, आनुवांशिक और वंशागति का अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं। फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहा जाता है। जैसे फिजिकल होता है वैसा ही है फिजिकल, फिजियोलॉजी। पेडियोलॉजी, पैड पैड का मतलब, पैडियो का मतलब होता है जो मिट्टी से रिलेटेड हो, तो मृद एनसीईआरटी में भी आपने ये पढ़ा होगा, पेडियोलॉजी। मृदा, मृदा निर्माण या मृदा के प्रकार, इस सारे का अध्ययन करने वालों को पेडियोलॉजी बोलते हैं। जेरोंटोनोलॉजी, ये कौन है जेरोंटोनोलॉजी, तो मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन
प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें 2 सूची दी गई है, इन्हें सम्मिलित करना है। पक्षी, वंशागति, पर्यावरण और जीवाश्म, इन सबको मैच करना है। तो पहले सिंपल वाला देखते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण का होता है इकोलॉजी, हमें पता है। और वंशागति, वंशागति का भी होता है जेनेटिक्स। ये इजी वाले थे। अब जीवाश्म, जीवाश्म का हमने देखा था पैलियो, जीवाश्म का जो हमने ऊपर देखा था पैलियो बायोलॉजी। तो और जो बचा पक्षी का और ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। पक्षी का होता है ऑर्निथोलॉजी, वंशागति का जेनेटिक्स, पर्यावरण का होता है इकोलॉजी और जीवाश्म का होता है पैलियोबायोलॉजी। तो अभी ही याद कर लेना है इसे। वंशागति का सबको पता है जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी, पैलियो 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 याद कर लो इसे अभी। और पक्षी का ऑर्निथोलॉजी, क्योंकि वो उन सबसे प्रश्न आए ना आए इस थीम से रिपीट हो सकता है जो भी इसने बनाए हुए हैं। ये भी यूपी पीसीएस यूपी लोअर में पूछा गया है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमें पता है, हमने पढ़ा था एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन होता है। मैंने बोला था अभी, जब भी मस्तिष्क का आपको ध्यान में आए तो आपको फ्रेनोलॉजी बोलना है। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क, मस्तिष्क याद हो जाएगा ये 4-5 बार में। एग्रो एग्रोस्टोलॉजी घास, ये भी हमने पढ़ लिया था। एग्रो जिसमें आता है वो घास से संबंधित होता है। पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन, पेलिनोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन कहलाया जाता है। एंटोमोलॉजी अभी हमने देख लिया, कीटों का अध्ययन होता है। ये पैरासाइट है, ये आ गया, परजीवी का अध्ययन होता है। और मेलेकोलॉजी मोलस्का और इसके खोलों का अध्ययन किया जाता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है? जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़े हमने देखा था, जो जिनमें जनसंख्या के आंकड़े आते हैं। आनुवंशिकी नहीं होता है, पारिस्थितिकी विज्ञान भी नहीं होता, वायरस विज्ञान भी नहीं होता, तो एक ही बचा जनांकिकी। और ये प्रश्न यूपी के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो इस बार शायद रिपीट हो जाए। जनांकिकी डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय विवरण, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन, इसको बोला जाता है इथनोलॉजी। एथिक्स नहीं बोलते और एथियोलॉजी भी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एथनोलॉजी। एथनोलॉजी इसे बोला जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को बोला जाता है एथनोलॉजी। सही बताऊं तो इनमें से कई सारे है ना, मैं भी भूल चुका हूं। अब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे भी अब याद आ रहा है कि हाँ ये होता है। तो कोई बाद में ये ना बोले कि भाई तुझे तो खुद भी याद नहीं है। हाँ भाई, ये कोई भी नहीं याद रख सकता। मैं डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ जो मुझे याद रहेगा, बस पेपर पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ। और जब भी पेपर आता है ये सेक्शन में बाद में पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें भूल जाते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि 80% तो मुझे ये याद है। चलिए आगे देखते हैं। इथनोलॉजी हो गया। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन होता है, संस्कृतियों का अध्ययन। और इथनोग्राफी विभिन्न विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन होता है इथनोग्राफी। और किसी
विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन होता है इथनोलॉजी। और इथोलॉजी, इथोलॉजी होता है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ये हमने ऊपर भी देख लिया था। इथिक्स, ये नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है, जो हम GS4 में पढ़ते हैं, इथिक्स वाले पेपर में। प्रश्न संख्या 7, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो जो जैविक जगत में होने वाले जो कार्य होते हैं, गुण होते हैं, पद्धति होती है, यानी जैविक जगत में जो भी काम हो रहा है उसको हमने मशीनी जगत में उपयोग कर दिया, तो इसे बोलते हैं बायोनिमिक्स। बायोनिमिक्स, बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग बायोनिक्स कहलाता है। बायोनोमिक्स, जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाया जाता है। बायोनोमी, जीवन के नियमों का अध्ययन, लॉ ऑफ लाइफ के अध्ययन को बायोनोमी बोलते हैं। बायोमेट्री, गणित व सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, ये भी हमने देख लिया था बायोमेट्री का। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अध्ययन, किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंद का, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से किसी का नहीं किया जाता। पैलियो का, पैलियो में होता है पादप जीवाश्म का, फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। हमने देख लिया था ऊपर, पैलियो जो वनस्पति होता है उसमें सिर्फ फॉसिल प्लांट्स का यूज होता है, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है, पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी, इनका नाम याद रख लेना, इन्हें भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन हमने पढ़ लिया था, सेरिकल्चर कहा जाता है इसे। एपीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर शहद और परागकण हेतु मधुमक्खी पालन एपीकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर, पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरिकल्चर, रेशम का अध्ययन के लिए और रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन होता है इसमें। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर का, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है इसमें। मधुमक्खी पालन का उपयोग किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में, अभी हमने ऊपर देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें यह ध्यान रखना, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो फूलों की खेती, फ्लोरी होता है, फ्लोरी फूल। फसलों की खेती, एग्रो, ये भी सही है, एग्रो। सब्जियों की खेती, हॉर्टी, ये गलत है, सब्जियों की खेती को हॉर्टी नहीं बोलते। और फलों की खेती, पोमोलॉजी, ये भी ठीक है। हॉर्टिकल्चर में तो सब्जियों की नहीं होती, बागवानी होता है हॉर्टिकल्चर में तो। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। प्रश्न में 1 और D के तहत फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण किया गया है, जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां हैं। विकल्प C के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी वृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरिकल्चर है। यदि के सभी नामकरण विशेष शब्दावली के रूप में ही सही माने जाएं तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरिकल्चर होना चाहिए। फसल एक वृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें यथा खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी, अतः इसके लिए इसकी वृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित होगा। इसमें बस डिफाइन कर दिया गया है, इसके जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं ये विशेष शब्दावलियाँ दी गई हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी। अभी हमने देख लिया ये पोमोलॉजी,
और फ्लोरिकल्चर ऊपर वाले प्रश्न में यहाँ पर ये रहा पोमोलॉजी और फ्लोरिकल्चर, ये फूलों की खेती के लिए होता है फ्लोरिकल्चर, और पोमोलॉजी फलों की खेती के लिए। और अभी हमने यहाँ पर भी देखा था कि सब्जियों की खेती के लिए एक जो शब्दावली है वो होता है ओलेरिकल्चर। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहते हैं। दो ऑप्शन और देख लेते हैं इसमें, हॉर्टिकल्चर और ओलेरिकल्चर। यही आ गया ओलेरिकल्चर। कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी बताना सुमेलित जो नहीं है। एपीकल्चर शहद की मक्खी का, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, ये भी ठीक है। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, नहीं। हॉर्टिकल्चर फूल, हार्टी फूल होता है। पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित होता है, ये हमने देख लिया था ऊपर पीसी कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ दोनों बताने हैं। तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संचालन, शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, और एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन। ये तो सही है, सुमेलित है नहीं। एंटोमोलॉजी ये तो कीटों का अध्ययन होता है, इस जो नीचे दे रखा है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन या संयोजन। जो शब्दकोश का संकलन और संयोजन करते हैं वो लेक्सिकोग्राफी होता है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास व एवं इतिहास का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। और आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। इसमें में यार बड़े अजीब अजीब अध्ययन है ये। लेक्सिकोग्राफी अभी हमने देख लिया, लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश का संकलन या संयोजन से होता है। तो शब्दकोश के संयोजन से यही प्रश्न दोबारा पूछा गया है, एक बार छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। विटिकल्चर अब तो पता ही हो गया होगा, अंगूर, विटिकल्चर अंगूर से संबंधित है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। संवर्धन का मतलब ही होता है बढ़ावा देना किसी चीज को, तो यही, और कीट हो गया कीटों का बढ़ावा देना, यानी कीटों की वृद्धि करना। कीट संवर्धन जैसे केंचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? वर्मी कल्चर में तो ये होता है अर्थवर्म, केंचुआ। वर्मी कल्चर में को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं या अर्थवर्म के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। इसमें जितना भी गोबर होता है उसको एक जगह डाल देते हैं और उसमें केंचुए छोड़ देते हैं और उसे फिर ढक देते हैं ताकि गर्मी ना हो, क्योंकि गर्मी में केंचुए मर जाते हैं। और फिर ये उस गोबर को खाते रहते हैं, और जो मल निकालते हैं वही खाद के रूप में काम आता है बाद में, और इसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये जेरोंटोलॉजी वृद्ध से संबंधित है। जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीवनता जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ये भी इजी है, आनुवांशिकता और विचरण से। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। अभी हमने पीछे देखा वृद्धावस्था में और काल प्रभावन में। जेरोंटोलॉजी व्यवस्था व काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविक पहलुओं के अध्ययन की विद्या है। ऑकोंटोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी अभी पीछे भी प्रश्न देख लिया था हमने। वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी।
यही हमने देख लिया था, 3 प्रश्न आ गए हैं इसके। विरुद्ध होने की प्रक्रिया। पेडोलॉजी, पेड ये मिट्टी से संबंधित है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है ये। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन कहलाया जाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन कहलाया जाता है। ओरोलॉजी। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। जियोलॉजी जीव पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। जियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो हड्डियों की पढ़ाई आता है जियोलॉजी नहीं अभी देखा, सेरोलॉजी भी नहीं आता, ओरोलॉजी भी, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई का अध्ययन आता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों की जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, बहुत ईजी है, सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। इसमें बताना जो सही नहीं है, इसमें बेमेल है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी इसमें अलग है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी वो दिमाग वगैरह से संबंधित है, मनोविज्ञान से। ये सब जीव विज्ञान से संबंधित है और साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स वही हाइड्रो पानी वाला, मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। तो चलिए हमारा ये हो गया ख़त्म। हम जैव विकास करेंगे अगली बार और इसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।